Hello everyone, welcome to today's current affairs deep dive session by Veranda IS and this is me Supriya। आज के सेशन में कुछ ऐसे इश्यूज को कवर करेंगे हम लोग जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ग्लोबल जस्टिस जैसे डाइवर्स टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं एंड ईच ऑफ देम हैज डायरेक्ट कनेक्ट विद यूपीएससी प्रीलिम्स। ये सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर दो स्मार्ट टाइम स्टार एस्पायरेंट्स जिन्हें एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड एग्जाम स्पेसिफिक फोकस के साथ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंडेक्स ऑफ टुडेज। द फर्स्ट टॉपिक इज अडॉप्ट फॉर्मलाइजेशन टू पावर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की जरूरत पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू GS3। देन वील टॉक अबाउट द इंटरप्टेड ग्रोथ, इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या कनेक्शन है, सेल्फ सस्टेनिंग बना या नहीं, या अभी भी सरकारी खर्चे के शेयर है ना। तो दैट एंड ऑल वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, important for GS3 again in infrastructure theme. Then coming to our third topic, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है गिनी इंडेक्स। इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए क्या ये सही मैट्रिक्स है? वी विल ब्रेक इट डाउन अकॉर्डिंगली। GS3 के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है। देन हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। एनवायरनमेंट के सेक्शन में एक प्राउड मोमेंट देखने को मिलेगा, काजीरंगा ने अचीव किया है एक न्यू रैंक टाइगर डेंसिटी में। ओके, सो दिस बिकम्स अगेन रेलेवेंट फॉर एनवायरनमेंट। ओके, देन वी talk about the fifth topic of today's, that is based on climate change. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है एक सिग्निफिकेंट एडवाइजरी ओपिनियन, वी शैल टॉक अबाउट दैट एज वेल। So let's start without wasting any time furthermore. We'll start with our session today with our first topic of formalization to power productivity growth. Okay, so let me start the session with a very simple question. क्या आपको पता है कि आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% से ज्यादा काम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स करते हैं और ये वही सेक्टर है जहां पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सबसे क्रिटिकल है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर उतनी ही कम प्रोडक्टिविटी। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कैन इंडिया ग्रो फास्ट विद सच काइंड ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स। लेट्स सी कि ये आर्टिकल चैलेंजेस क्या क्या बताता है। अब यहाँ पे बिटवीन 1999 टू 2000 से लेके 2000 के साल से लेके 2023 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का शेयर जो है 20% से बढ़कर 40% हो गया है, यानी कि परमानेंट जॉब्स कम हो रहे हैं और इनसिक्योर टेम्पररी जॉब जो है बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल में कम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर किसी भी वक्त रिप्लेस किए जा सकते हैं। अब ये ट्रेंड जो है प्रोडक्टिविटी गोल्स के लिए बिल्कुल ऑपोजिट है, it won't help in productivity and growth। अभी इसको थोड़ा इम्पैक्ट जानते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव एंटरप्राइजेस की लेबर प्रोडक्टिविटी जो है 36% कम होती है कंपेयर टू रेगुलर लेबर, और वर्कर्स की अर्निंग्स भी अराउंड 14.7% लेस होती है, विच मीन्स इनसिक्योरिटी इनइक्वालिटी भी आ जाएगी, दोनों बढ़ जाएंगे। ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली जब इंडिया एस्पायर कर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अंडर मेक इन इंडिया। देन अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम? फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है पेपर वर्क पर नहीं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए और कुछ हद तक उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो जब काम करने वाले इतने अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे तभी वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, एंड ओनली देन will productivity rise in a meaningful and sustainable way। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे एक इनफॉर्मल वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि फॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का असली प्रॉब्लम क्या है। We will simplify it here. फॉर्मलाइजेशन का मतलब है एक ऐसी नौकरी जिसमें लिखित जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, सोशल सिक्योरिटी मिले और लीगल प्रोटेक्शन भी मिले। सोचो अगर आप एक वर्कर हो और आपको ईपीएफ और ईएसआई जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, कम से कम वेज लीगली मिलती है, जॉब सिक्योर है बिना कोई टेंशन के, लीव्स है, इंश्योरेंस है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है, तो ऑब्वियसली आपका जो मोटिवेशन है और प्रोडक्टिविटी है दोनों ही ज्यादा होंगे। अब यही होता है फॉर्मल जॉब का पावर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आई टेल यू। इन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में बहुत सारे फर्म्स जो है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर करते हैं, जहां पे वर्कर्स को सिर्फ काम का प्रेशर मिलता है, प्रोटेक्शन नहीं। तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि लीगल ऑब्लिगेशंस का अवॉइडेंस, पीएफ नहीं मिलती, ईएसआई नहीं होता और शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी को आप प्रेफरेंस नहीं दोगे ना, देन व्हाट हैपेंस इज स्किल डेवलपमेंट का फोकस भी नहीं होता, हाई एट्रिशन रेट, लो लॉयल्टी। अब इसका सारा इंपैक्ट हो जाता है डायरेक्टली फर्म की प्रोडक्टिविटी पे और देश का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हो, तो आप ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि कैसे फॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होगा, नॉट ओनली टू द फर्म बट टू द होल कंट्रीज ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी में भी, और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स है उससे इम्पैक्ट कितना फर्म्स पे पड़ता है, एंड देन हाउ द ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इज आल्सो इम्पैक्टेड, आप लिख सकते हो। अब फॉर्मलाइजेशन समझने के लिए हमें उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स का सफर एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिखाता है, फ्रॉम फॉर्मल एंड सिक्योर जॉब्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंड फ्लेक्सिबल जॉब्स। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रांजिशन के 3 सिंपल फेजेस हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या है। फॉर्मल जॉब्स एंड लीगल प्रोटेक्शन का एरा था, प्री 1991 एरा। इस दौर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर फॉर्मल होती थी विद लीगल बैकिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। एम्प्लॉयर वर्कर्स को ना बहुत अच्छे से काफी जॉब प्रोटेक्शन थी तब वहां पे, और आर्बिट्ररीली फायर नहीं कर सकते थे, ऐसे लॉज भी थे। अब लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी था। फर्म्स जो है कॉशियस हो गई थी हायरिंग में, क्योंकि एग्जिट तो बहुत डिफिकल्ट कर दी थी तब। देन आया फेज 2 पोस्ट 1991, जब लिबरलाइजेशन हुआ, राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर तभी से स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है बढ़ गई, कंपनीज ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी और इसका असर पड़ा लेबर हायरिंग में। अब यहीं से ये जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चर्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, जिससे लेबर लॉ जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई थी। ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ग्रेजुअली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को भी रिप्लेस करने लगा। देन करंट सिनेरियो क्या है, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में 40.7% का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स हो गया है। आज की डेट में जैसे हमने पहले देखा ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने परसेंटेज है, यही रीजन है कि आज प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो रही है और स्किल बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है तभी काम आएगा जब एम्प्लॉयमेंट भी डिविडेंड वर्दी होगा। वी आर ऑलवेज, हम लोग ये जो स्किल इंडिया ये सब इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होके उसको ये ऐसे एरियाज में डाइवर्ट करना ओनली इज द ऑप्शन टू हैव टू अचीव दैट इंक्लूसिव ग्रोथ। अब तक हमने ये देखा कि कैसे फॉर्मलाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन क्या चैलेंजेस क्रिएट करता है और हमें कैसे हिस्टोरिकली हम शिफ्ट होते गए। अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या पॉलिसी सॉल्यूशंस है जो इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पाथ पर ले जा सकते हैं। लेट्स डिकोड दैट। इंप्लीमेंट लेबर कोड्स इफेक्टिवली। 2020 में जो 4 लेबर कोड्स पास हुए थे वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। सोशल सिक्योरिटी कोड, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड्स। ये 4 कोड्स हुए थे बट इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत हाफ डन है। खासकर इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए ना सोशल सिक्योरिटी और स्किलिंग का गारंटी होना बहुत जरूरी होता है। ये कोर्स तभी इम्पैक्टफुल काम करेंगे
जब एम्प्लॉयर्स भी कंप्लाई करेंगे और स्टेट्स भी सिंसियरली उसको एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, only then this is possible. Then subsidized फॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा अगर कॉस्टली हो जाएगा तो उसको स्मॉल एम्प्लॉयर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको रिवाइव करना होगा, उनको एक्सपैंड करना होगा, जहां एम्प्लॉयर्स को ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और सब्सिडी मिले। अगर वो फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करते हैं तो उनको कुछ मदद मिल जाएगी फाइनेंशियली। तो यहाँ पे ये जो योजनाएं हैं, अभी मैंने जो बोला रोजगार प्रोत्साहन योजना आर ग्रेट एग्जांपल्स फॉर इकोनॉमिक आंसर्स एंड ऑल। इंसेंटिवाइज्ड पॉलिसी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, किसको हेल्प करेगी, उस पे आप ये ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी का बूस्ट करवाना वाया स्किलिंग, सबसे बड़ा डिविडेंड तभी मिलेगा ना जब फॉर्मलाइजेशन के साथ हम उसको स्किल्ड बनाएं। स्किल्ड और सिक्योर वर्कर्स मिलके ही हाई प्रोडक्टिविटी लाएंगे। यही कॉम्बिनेशन है इंडिया को बनाएगा ग्लोबली मोर कॉम्पिटिटिव, स्पेशली जब हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू टू अचीव दैट। आपने कभी नोटिस किया है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करती है तभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। पर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो हो जाएगी या माइनिंग और इलेक्ट्रिक सेक्टर्स डिसरप्ट हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हमारा सेकेंड टॉपिक है जो बोल रहा है कि जून 2025 में ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला। So let's break it down. IIP growth rate at just 1.5%. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इकोनॉमी के हेल्थ को दर्शाता है। जून 2025 में आईआईपी ग्रोथ सिर्फ 1.5% रही, जो कि 10 महीने की लोएस्ट पॉइंट है और इसकी मेजर वजह थी कोर सेक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट की, ये सबसे बैड परफॉर्मिंग थे। माइनिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ फ्लडिंग की वजह से। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की जो माइनिंग बेल्ट्स में बारिश और फ्लडिंग के कारण हेवी डिसरप्शन आ गया। रिजल्ट क्या था, माइनिंग आउटपुट जो है गिर गया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर, क्योंकि स्टील, सीमेंट, ये सारे कंस्ट्रक्शंस के जो सब कुछ माइनिंग आउट पे ही डिपेंडेंट कर पड़ता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, कोल बेस्ड पावर जनरेशन भी इफेक्ट हुआ इससे ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन कोल बेल्ट्स। तो जो इराटिक मॉनसून ने पावर सेक्टर को बहुत बड़ा झटका दे दिया, जिसने इंडस्ट्रियल आउटपुट को और ड्रैग किया। इसका मतलब जब कोर इनपुट्स ही अनस्टेबल है तो बाकी की इकोनॉमी का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी लो रही है जून 2025 में। तो ऑब्वियस क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ये आईआईपी होता क्या है? तो लेट्स सिंपलीफाई इट फॉर अस अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक मंथली इंडिकेटर होता है जो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका काम क्या होता है, ये मेजर करता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स को, ये तीनों के परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट मंथ में, ये सारा कुछ वो कैलकुलेट करता है। बेस ईयर और स्ट्रक्चर क्या है इसका, करंटली हम आईआईपी यूज करते हैं 2011-12 ईयर एज अ बेस ईयर, और इसका वेटेज भी फिक्स्ड होता है बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल आउटपुट। एवरेज में मैन्युफैक्चरिंग का 77% है, माइनिंग का 14 है और इलेक्ट्रिसिटी का 8% है। इसका मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो हो जाएगा तो ओवरऑल आईआईपी पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब ये आईआईपी हमें मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, ये बैरोमीटर है इंडस्ट्रियल के हेल्थ का। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में, फिस्कल स्टिमुलस प्लान करने में आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों आईआईपी डेटा का यूज करते हैं। आईआईपी अगर गिरता चले जाएगा तो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि डिमांड कम हो रही है, सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। तो नाउ व्हाट वी हैव सीन कि माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स में कितनी गिरावट आ गई थी, दोनों में थोड़ा थोड़ा रीजन था, फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग का। बट जो पॉलिसी मेकर्स आईआईपी के लो ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं वो क्या कहते हैं, हाई बेस इफेक्ट था या ग्लोबल हेडविंड्स थे, लेकिन क्लाइमेट का मेंशन ही नहीं होता।
ये है क्लाइमेट एट्रीब्यूशन गैप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है क्लाइमेट एट्रीब्यूशन गैप इन इंडियाज इकोनॉमी। हमारे करंट प्रॉब्लम क्या है? हम जो है क्लाइमेट रिस्क को लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं। इंडिया अभी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि आईआईपी में क्लाइमेट रिस्क को इंटीग्रेट ही नहीं कर रहा है, लेकिन ग्लोबली यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जैसे इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने क्लाइमेट रिलेटेड इकोनॉमिक डिसरप्शन को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। फ्लडिंग हो गई, हीट वेव्स, रेनफॉल्स, ऑल दिस डिसरप्ट सप्लाई चेन्स, प्रोडक्शन, माइनिंग, पर हमारी रिपोर्टिंग में ये सब इनविजिबली रह जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को डाइल्यूट कर देता है ये जेनरिक एक्सप्लेनेशन। क्यों? वेग एक्सप्लेनेशन जैसे हाई बेस इफेक्ट होगा, रीजनल सीजनल वेरिएशंस होंगे, या ग्लोबली वीक डिमांड हो गई थी एक्सेट्रा, ये सब टर्म्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जबकि असली वजह क्लाइमेट इवेंट्स भी हो सकते हैं। ये लैक ऑफ अट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग को ना कहीं वीक बना देगा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस भी वीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्शन क्या होगी? रीजन स्पेसिफिक क्लाइमेट मैपिंग। इस इशू का सोल्यूशन क्या है? रीजन वाइज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को मैप करना। अब झारखंड जैसे माइनिंग बेल्ट है, उसके लिए फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, कोस्टल प्लांट्स के लिए साइक्लोन शील्ड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन मेक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है ट्रूली क्लाइमेट रेजिलिएंट। एक तो बात हो गई उनका मेंशन करना व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग सच काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, एंड सेकंड हो गया उनको अगर हम थोड़ा सा रेजिलिएंट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप करेंगे, तो ये इफेक्ट हम रोक सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। इंडिया का जिनी इंडेक्स स्कोर है 25.5, जो दिखाता है मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हम एक्चुअली इनइक्वालिटी कम पे फोकस कर रहे हैं? So let's decode why Gini index is misleading, especially for a country like India. Misleading score क्या है यहाँ पे? Gini index इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ये वेल्थ के डिस्पैरिटीज बताता है, एक्सेस इनइक्वालिटी एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स रियलिटीज को कैप्चर नहीं करता। तो जब स्कोर 25 बता रहा है तो मॉडरेट इनइक्वालिटी ओवरलुक करती है। यहाँ पे मैसिव वेल्थ गैप है। यहाँ पे मतलब आप देखोगे टॉप 1% के पास 22.6 ऑफ नेशनल इनकम है। जेंडर डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन एक्सेस एक्सेट्रा इश्यूज हैं। तो ये जो हिडन इनइक्वालिटीज है जो दिखते नहीं है, पर वो भी इनइक्वालिटी है। इंडिया का जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिसमें 90% लोग काम करते हैं, उसका डेटा हमेशा इनकम्प्लीट होता है। तो गिनी इंडेक्स फॉर्मल इनकम डेटा पर बेस्ड होता है, जिससे रियल इनइक्वालिटी जो है हाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब डिजिटल डिवाइड जो है, सिर्फ 25% रूरल वुमेन के पास इंटरनेट एक्सेस है। स्कूल सिर्फ 53% स्कूल के पास फंक्शनल कंप्यूटर्स है। तो एक्सेस बेस्ड इनइक्वालिटी भी काफी सीवियर है, बट गिनी इंडेक्स उसको नहीं काउंट करता। अब हमारे जैसे कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब पॉलिसी मेकर सिर्फ गिनी स्कोर देखते हैं, वो समझते हैं कि इनइक्वालिटी थोड़ी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट रियलिटी में इनइक्वालिटी इज वेरी मल्टी डायमेंशनल। और अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो हम जो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, अगर वो टारगेटेड नहीं रहेंगी तो देन देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू reach to that people, to those people who actually need such schemes or such initiatives. तो ओवरऑल जब ये गिनी इंडेक्स ग्लोबल स्टैंडर्ड जरूर है टू मेजर द इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन हमारा जो ये मल्टी डायमेंशनल डिप्रिवेशन है हमारे जैसे कंट्रीज में, उसको ये एड्रेस नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि हम यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अब हमने जो बोला कि हमारे कंट्री में कैसे मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी है, तो हम हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी कैसे कैसे स्टेजेस पे है, वी विल ट्राई एंड डिकोड इट टू बेटर अंडरस्टैंड इट। हाँ, ये 3 हिडन डायमेंशंस देखते हैं। डिजिटल इनइक्वालिटी पे बात की हमने कई बार, ये न्यू फ्रंटायर के जैसे सामने आया। आज के जमाने में जहाँ एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, डिजिटल एक्सेस का होना एक बेसिक नेसेसिटी हो गया है।
लेकिन यहाँ पे जो है हमने देखा कि 25% रूरल वुमेन के पास इंटरनेट एक्सेस है बस, और सिर्फ 51% ऑफ द स्कूल के पास इंटरनेट है और जो कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये इनइक्वालिटी इनकम से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है ना। तो और फिर जेंडर इनइक्वालिटी, ये तो बहुत स्पीक्स वॉल्यूम्स। आपको पता है वुमेन वर्कफोर्स का सिर्फ 35.9% का हिस्सा है, लीडरशिप रोल में इवन वर्स 12.7%, और स्टार्टअप्स जैसे में तो 7.5% है। ये डिस्पैरिटी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, डिसीजन मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन की भी है। इससे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो खत्म होने की बात करते हैं हम, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, ये जो टॉप 1% के लोग हैं जिनके पास सारा पैसा है, उसका क्या करेंगे हम। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर करता है गिनी इंडिकेटर। आज के टाइम में टॉप 1% के पास अराउंड 22.6 नेशनल इनकम है, और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ इंडियन के पास एसेट ओनरशिप भी नहीं है, ना ही फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। तो ये डिवाइड इंटरजनरेशन होता है और लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी को लॉक करता है, ये जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का इश्यू है। तो नाउ वी हैव हैड सीन कि कैसे ये मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी होती है इंडिया जैसे कंट्रीज में। हमने बहुत सारे डेटास की बात की, इंडेक्सेस की बात की, उनके लिमिटेशंस की बात की, लेकिन जब इनइक्वालिटी रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट करती है तब डिसरप्शन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, सोशली भी होता है। एक दिल्ली बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग पोल्यूशन लॉकडाउन। अब ये क्या हुआ, आपको याद होगा दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने पर स्कूल बंद कर दिया था। एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन मॉडल शुरू कर दी। अब जिनके पास डिवाइस नहीं है, ब्रॉडबैंड एक्सेस नहीं है, वो बच्चे ऑटोमेटिकली एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे, है ना। ये था एक डिजिटल डिवाइड का रियल इम्पैक्ट, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ पॉलिसी में रह गया, एक्चुअल लोगों तक पहुंचा भी नहीं। बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये प्रॉब्लम आपको कौन से थीम की तरफ ले जा रहा है, सोशल जस्टिस ऑटोमेटिकली, है ना। मतलब कि जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो एजुकेशन भी नहीं ले पाएंगे। तो आप ऐसे आंसर कवर करने पर, ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जब, तब आप सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी की बात करोगे आप, है ना। ये सारे जो है आपके आंसर में कॉन्टेक्स्ट के तौर पे आप यूज करिए। जो हमने अभी दिल्ली का एग्जाम्पल दिया वो भी आप यूज कर सकते हो। अब ऐसे सारे जो एनालिसिस करते हैं हम कोई भी आर्टिकल का, दैट विल हेल्प यू गो बियॉन्ड व्हाट यूपीएससी इज इवन एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। तो आपको अब कंक्लूजन ये है कि गिनी इंडेक्स एक लिमिटेड टूल है, और इनइक्वालिटी के असली चेहरे को समझने के लिए हमें देखना होगा क्या उनके पास एक्सेस है, क्या एसेट सबके पास है, क्या कोई एजेंसी उनके लिए काम कर रही है, और एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन पीपल क्या है इन सब का। ओनली देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट कि हमारे इनइक्वालिटी का क्या असली नंबर है। देखते हैं इनइक्वालिटी का असली चेहरा सिर्फ इनकम से नहीं होता। तो सवाल है हमें क्या करना चाहिए, कैन वी, हाउ डू वी गो बियॉन्ड गिनी कोएफिशिएंट एंड मेजर द ट्रू लिव्ड इनइक्वालिटी। तो इसके कुछ 3 सॉल्यूशंस है, ये आर्टिकल ने मेंशन किए हैं। सबसे पहले मेजरमेंट का लेंस बदलना होगा। जो गिनी इंडेक्स है उसको रिप्लेस नहीं करना, बट कॉम्प्लीमेंट करना होगा विथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सेस बेस्ड इंडिकेटर्स, या कोई सोशल एक्सक्लूजन ट्रैकिंग हो अगर, तो ये टूल्स हमें ग्राउंड रियलिटी का एक क्लियर पिक्चर देंगे। हमें एजुकेशन एक्सेस मिलता है या नहीं, डिजिटल रीच कितना है, विमेन लेड एंटरप्राइजेस का क्या शेयर है, एक्सेट्रा। तो आई होप कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे टूल है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देन इंटीग्रेट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज, इनइक्वालिटी टैकल करने के लिए सिर्फ वेलफेयर स्कीम काफी नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव टारगेटेड पॉलिसीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे आता है माइंड में जेंडर बजटिंग, या फिर डिजिटल इक्विटी ऑडिट्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, इफ अ डिस्ट्रिक्ट लैक्स इंटरनेट इन 70% ऑफ द स्कूल, देन एनईपी इंप्लीमेंटेशन वहां पे फेल हो जाएगी, अनलेस अगर हम उसको ऑडिट करें और उस पर एक्ट करें। ओके,
देन वी कैन इनइक्वालिटी को हमेशा इंटरसेक्शनल लेंस से समझना चाहिए, मतलब इनकम के साथ साथ देखना होगा हमें उनको टेक्नोलॉजी एक्सेस है या नहीं, जेंडर रोल्स वहां पे क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या क्या है, कास्ट एंड कम्युनिटी बैरियर्स क्या क्या है उस सब में, और रीजनल बैकवर्डनेस कितनी है। ये पर्सपेक्टिव हेल्प करेगा इन डिजाइनिंग बेटर इंक्लूसिव पॉलिसीज। आपने हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड देखा, इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटीज। When you come across this kind of words ना, you better write it down and some context with that, तो आप रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में ये टर्म रह जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रू इनइक्वालिटी समझने के लिए हमें टूल्स को अपडेट करना पड़ेगा और पॉलिसीज को डेटा ड्रिवन बनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद एक और प्राउड मोमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक बहुत ही इंडिया की कंजर्वेशन स्टोरी पे लाइट डालता है ये आर्टिकल। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने रिकॉर्ड किया है इंडिया की थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी आफ्टर बंदीपुर एंड कॉर्बेट। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई दिस इज अ बिग डील फॉर अस एंड फॉर इकोलॉजी। टाइगर काउंट इन 2024, काजीरंगा का जो टाइगर काउंट था वो 104 से बढ़ गया है एज पर द लेटेस्ट डेटा। ये ग्रोथ क्या दिखाता है? कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, एंटी पोचिंग सर्विलेंस, हैबिटेट कॉरिडोर मैनेजमेंट जैसे चीजें से ये सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। टाइगर डेंसिटी, what makes it special actually? Kaziranga ranks third in tiger density with approx 90 plus tigers per 100 square feet. कंपैरिजन विद मंडीपुर वो 19% है और कॉर्बेट का भी 19 है। काजीरंगा जो है क्लोज बिहाइंड है, मेकिंग इट द की हैबिटेट इन ईस्ट इंडिया। Density is important because it reflects not just numbers but ecological carrying capacity भी। तो अगर आप ज्योग्राफिकल कवरेज की भी बात करोगे तो काजीरंगा जो है covers core areas in eastern Assam, especially Nagaon district, Golaghat district जैसे चीजें। It's already a UNESCO World Heritage Site and it is also known for Great Indian One-Horned Rhino, elephant herds, migratory bird diversity, तो बहुत rich in ecological diversity है। टाइगर डेंसिटी सक्सेस जो है another jewel to its crown हो गया है अब, है ना? It becomes a very important question for prelims also। यहाँ पे prelims हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है, टाइगर रिजर्व्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टोटल पॉपुलेशन और डेंसिटी का क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीजें प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फैक्चुअल डेटा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड में देखा काजीरंगा की टाइगर डेंसिटी अचीवमेंट कितनी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है, पर ये नंबर वो लाते कैसे हैं? क्या टाइगर्स को गिनना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो टाइगर काउंटिंग एक साइंस बैक्ड प्रोसेस है जिसका यूज किया गया था दिसंबर 2023 से लेके 2024 तक। कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नॉन इन्वेजिव गेम चेंजर है। टाइगर मॉनिटरिंग का मोस्ट रिलायबल टूल है कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी। ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड होता है, टाइगर को पकड़ने की जरूरत नहीं होती इसमें। फॉरेस्ट में मोशन सेंसिटिव कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। जब भी कोई टाइगर गुजरता है, कैमरा ऑटोमेटिकली फोटो ले लेता है। हर टाइगर के स्ट्राइप पैटर्न्स यूनिक होते हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स। तो जब एक ही टाइगर अलग अलग जगह पर कैप्चर होगा, साइंटिस्ट उसे कैप्चर रिकैप्चर मॉडल्स टू करते हैं टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द पॉपुलेशन, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग मेथड। Why this method is so effective? Accurate होता है, डिस्टर्ब नहीं करता वाइल्ड लाइफ को, एंड ऑल्सो टाइगर मूवमेंट एंड टेरिटरी में क्या चल रहा है वो भी हेल्प करेगा ट्रैक करने के लिए। एंड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लानिंग की जरूरत जो होती है उनको ये डेटा बहुत मदद हो जाएगी उसके लिए। ये साइंटिफिक अप्रोच ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बन चुका है और इंडिया ने इसमें लीडरशिप दिखाई है, एंड द सक्सेस इज ऑलरेडी इज व्हाट वी आर रीडिंग नाउ। हमने काजीरंगा का टाइगर डेंसिटी डेटा देखा, कैमरा ट्रैप मेथड भी समझी। अब बात करते हैं सक्सेस के असली रीजन की। उन्होंने क्या क्या किया तभी जाके टाइगर नंबर्स बढ़े, इकोसिस्टम और प्रोटेक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग हुए। सो हाउ डिड दे अचीव दिस? उन्होंने क्या किया? आईज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, बेटर मॉनिटरिंग। काजीरंगा में सर्विलेंस अपग्रेड हुआ है। दे आर मोर फॉरेस्ट गार्ड्स इन इट, ड्रोन बेस्ड पेट्रोल्स होते हैं,
रियल टाइम फील्ड डेटा को मॉनिटर किया जाता है, तो इसके चलते पोचिंग कम हो गई, कोर टाइगर जोन्स में ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत रिड्यूस हो गया। तो ये स्टेप कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर साबित हुआ, स्पेशली इन फ्लड प्रोन एरियाज लाइक असम। देन नो टाइगर विदाउट डियर। टाइगर्स तभी ग्रो करते हैं जब उनके पास इनफ प्रे स्पीशीज होते हैं। काजीरंगा के डेंस फॉरेस्ट सपोर्ट से बारासिंगा, हॉक डियर, वाइल्ड बोर एक्सेट्रा, तो ये इंश्योर करते हैं नेचुरल फूड चेन जो है इंटैक्ट रहे। प्रे बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो टाइगर टेरिटरी भी एक्सपांड होगी और ब्रीडिंग भी इंप्रूव होगी। सो दिस वाज द सेकेंड वन। रिड्यूस्ड ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। असम गवर्नमेंट ने जो है काफी वर्क किया ये रिलोकेट करने को फॉर विलेजेस फ्रॉम कोर जोन्स, कॉम्पनसेशन फॉर कैटल किल्स, अवेयरनेस अमॉन्ग द फ्रेंच कम्युनिटी, ये सारी चीजों का रिजल्ट हुआ टाइगर मूवमेंट के लिए एक सेफ कॉरिडोर क्रिएट होना। ब्रीडिंग इंप्रूव हो गई एंड कॉन्फ्लिक्ट भी धीरे धीरे कम हो गया। ये सारे जो स्टेप्स देखे हमने, दैट हैज लीड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ दिस कंजर्वेशन। तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये कुछ मेथड्स हैं कंजर्वेशन के जिसको हम अप्लाई करके एज अ टेम्पलेट यूज करके बहुत सारे रिजर्व जो है जहाँ पे और बहुत सारे स्पीशीज को कंजर्व करना जरूरी है, वी कैन यूज इट। हमने सक्सेस स्टोरी का मॉडल बन गया ना काजीरंगा, देखा कि कैसे कंजर्वेशन आज भी इम्पोर्टेंट है एंड इफ इट इज सक्सेसफुल बिकम्स द स्ट्रेटेजी ऑफ द फ्यूचर। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे, क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगे, वो सब देखते हैं हम। अब हमारे लिए इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। नंबर्स बढ़ रहे हैं पर पोचिंग का रिस्क तो अभी भी है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्रेशर, वो सारा साइड में चल ही रहा है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन फ्रिंज विलेजेस, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। सो कंजर्वेशन इज नॉट अ वन टाइम सक्सेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जहां पे विजिलेंस, पॉलिसी सपोर्ट की कांस्टेंट जरूरत होगी। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने देखा कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी ने टाइगर काउंटिंग को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे एआई ड्रिवन ऑप्शन ला सकते हैं। अब जैसे ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस करते हैं, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम बोल सकते हैं फॉर मूवमेंट एंड पोचिंग थ्रेट्स। तो ये सब क्या होगा, ये बनाएंगे कंजर्वेशन डेटा ड्रिवन एंड वेरी प्रोएक्टिव। देन इको टूरिज्म का पोटेंशियल, काजीरंगा जैसे पार्क जो है राइजिंग टाइगर नंबर्स के साथ साथ इको टूरिज्म हब्स बन सकते हैं। इसका इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पार्क रेवेन्यू इंक्रीज होगा, है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर सस्टेनेबल इको टूरिज्म होना चाहिए जहां पे टूरिस्ट फुटफॉल इकोलॉजी को हार्म ना करे। दिस आल्सो हैज टू बी बैलेंस्ड हियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन जो है यहाँ पे जुलाई 22 को 2024 में, उसके दिन के बाद एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया इन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन दिया है ऑन क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स, उनके लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इफ दे हार्म द क्लाइमेट, एंड पेरिस एग्रीमेंट और जो उसके सीबीडीआर आरसी के जो प्रिंसिपल्स है उनको रीइंफोर्स करना। अब ये डिसीजन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये सेट करेगा, मतलब ये ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक बैकबोन क्रिएट करेगा। हुआ क्या था एक्चुअली, आईसीजे ने जो है यूएन के प्रिंसिपल जुडिशियल, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, तो उन्होंने क्या क्लैरिफाई कर दिया, स्टेट्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, protect present and future generation and cooperate under international frameworks। अब ये ओपिनियन लीगली बाइंडिंग नहीं है बट मॉरली एंड डिप्लोमेटिकली कंपेलिंग है। पेरिस एग्रीमेंट और सीबीडीआर-आरसी रीअफर्म करने की कोशिश की उन्होंने। इस ओपिनियन में आईसीजी ने पेरिस एग्रीमेंट को स्ट्रेंथन किया है और एम्फसाइज किया जो प्रिंसिपल है अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है, डेवलप्ड नेशन मस्ट लीड मिटिगेशन, डेवलपिंग नेशंस डिजर्व क्लाइमेट जस्टिस।
लॉस एंड डैमेज फाइनेंसेस इज नॉट अ फेवर, इट्स एन ऑब्लिगेशन। है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आईसीजे के जो एडवाइजरी ओपिनियन है सिर्फ एक जजमेंट पास नहीं करते हैं, उसने रीइंफोर्स किया ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के 3 मोस्ट क्रिटिकल पिलर्स को। इस प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सीबीडीआरआरसी है उनका प्रिंसिपल है, ये कोर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस है। इसका मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेवलप कंट्री जिनका हिस्टोरिकल एमिशन ज्यादा रहा है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या क्लाइमेट एक्शन में। डेवलपिंग नेशंस के पास कम रिसोर्सेज है तो उनकी कैपेसिटी बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू रिकॉग्नाइज द क्लाइमेट चेंज। ये प्रिंसिपल यूएनएफसीसी के प्रीएम्बल से लेके पेरिस एग्रीमेंट तक सब जगह सेंट्रल है और आईसीजी ने उसको फुल्ली वैलिडेट किया है। देन पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ये तो अभी भी लीगली बाइंडिंग है। आईसीजी ने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिटी दी। पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 to 2% तक लिमिटेड रखना होगा और ये बाइंडिंग नेचर सिर्फ मॉरल या पॉलिटिकल नहीं, लीगली एक्सपेक्टेड कंडक्ट है थ्रू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? कंट्रीज कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ दे फेल टू कंप्लाई। देन कम्स द लीगल फ्रेमवर्क। ये भी हाईलाइट किया गया है उन्होंने यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिमेन्स द ओवरआर्चिंग क्लाइमेट लीगल फ्रेमवर्क और कोई भी अटेम्प्ट टू नैरो क्लाइमेट ऑब्लिगेशन सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट तक इनवैलिड रहेंगे। तो आईसीजे ने एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच को प्रेफर किया यहाँ पे जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगा। अब इस एडवाइजरी ओपिनियन का असर सिर्फ कोर्टरूम तक हो नहीं रुकेगा बल्कि ग्लोबल निगोशिएशंस, क्लाइमेट फाइनेंस डिमांड से तक होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा उन सब में। अब यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस ग्लोबल साउथ के लिए क्या होंगे, क्या ओपिनियन है उस सबका, यानी इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये स्लाइड हमें 3 मेजर इम्प्लीकेशंस बता रही है जो क्लाइमेट जस्टिस को रिडिफाइन करेगी। अब पहला है आईसीजे के ओपिनियन में अब ग्लोबल साउथ के पास एक पावरफुल लीगल टूल बन गया है। डेवलपिंग कंट्रीज इस ओपिनियन का यूज कर सकते हैं टू strengthen their position in climate negotiation, demand accountability and climate finance from developed nations। और पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट्स होती है उनको एनफोर्स करने का एक मॉरल और लीगल ग्राउंड मिल गया है। इससे ग्लोबल क्लाइमेट इक्विटी की डिमांड को और ज्यादा लेजिटिमेसी मिल जाएगी, है ना। देन इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट इंटीग्रेशन, आईसीजे ने बहुत क्लियर कर दिया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स अलग अलग नहीं है, दे आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। अब क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी माना जाएगा। तो दिस हैज ओपन द डोर फॉर क्लाइमेट लिटिगेशन एंड इवन रिपेरेशन क्लाइमेट्स या वल्नरेबल कम्युनिटीज जिनका जीवन और लाइवलीहुड क्लाइमेट डिजास्टर से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, दे कैन डायरेक्टली यूज इट। फिर आईसीजे ने सिर्फ इतना नहीं बोला कि डेवलप्ड नेशंस को एमिशन कम करना है, उनका ऑब्लिगेशन अब और ब्रॉडन हो गया है। उनको ना पैसे भी देने पड़ेंगे, फाइनेंस देना होगा, टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करनी होगी फॉर टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक क्लाइमेट जस्टिस के एथिक्स को एनफोर्स करता है जिसमें हिस्टोरिकल एमिटर्स को ना ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। लेट्स होप कि ये हमें कुछ अच्छा निगोशिएशन डील लाके दे, है ना। आजकल बहुत टॉक्स चल रहे हैं तो मे बी वी कैन यूज इट। अब ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, अब ये क्लाइमेट टॉक्स के डायनामिक्स को बहुत ही रेडिकली शिफ्ट कर देंगे। स्पेशली जो ग्लोबल नॉर्थ होता है ना, अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे होंगे तो उनको ये बहुत सेटबैक हो जाएगा। सो after the discussion we have reached the last part of our session। हमने देखा कैसे इंडिया की ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस और कंजर्वेशन के फ्रंटियर पे खड़ा है। इस यहाँ पे हमने देखे एक जो टेकअवेज हैं, हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। वी सॉ कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एनवायरमेंटल या लीगल रिफॉर्म काफी नहीं होगा। इंडिया को क्या जरूरत है
लेबर फॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, जहां पे हम उनको इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा सिक्योर करेंगे। क्लाइमेट रिजिलियंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की जरूरत है, जिससे क्या होगा, अगर हम क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे तो हम वो जो कोर सेक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देन वी स्पोक अबाउट सोशल इक्विटी, बात की कि कैसे सोशल जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, इट इज ऑलवेज, हमें जानना होगा बियॉन्ड बेसिक पॉवर्टी लाइंस, और उनको टैकल करने के लिए एक्सेस अपॉर्चुनिटी आउटकम डिस्पैरिटीज, जैसे अक्रॉस जेंडर आई एम टॉकिंग, कैसे रूरल अर्बन डिवाइड को हैंडल कर सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट ला सकता है। देन वी सॉ एंड में इंडिया का रोल एज अ क्लाइमेट लीडर स्ट्रेंथन हो रहा है। काजीरंगा जैसे सक्सेस स्टोरीज हो या आईसीजे के लीगल प्रिंसिपल्स के साथ होना हो, इंडिया का पोजीशन एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज इम्प्रूविंग। A model for conservation centric development is seen जब हम काजीरंगा जैसे सक्सेसफुल स्टोरीज सुनते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही होलिस्टिक आउटलुक था ऑन फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शंस, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तीनों के साथ एक बैलेंस कैसे बनाना है वो डिस्कस किया। ये एक विजन फॉर विकसित भारत बनेगा, जो हम सस्टेनेबल भी बनाएंगे और इंक्लूसिव भी बनाएंगे। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आज के टॉपिक्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे। आई होप यू आर टेकिंग नोट्स ऑफ इट। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग रेगुलरली। हम मिलते हैं कल फिर से सेम टॉपिक्स, सेम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नए न्यूज़पेपर में, ठीक है? टिल देन यू ऑल स्टडी वेल. I shall meet you tomorrow. Thank you for attending this session. Veranda IAS, where your dream becomes reality.